नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। Today we will discuss about the previous year question paper CSIR Net Mathematics June 2016 Linear Algebra Part C Lecture 1। जो CSIR Net के अंदर जून 2016 में पार्ट सी में लीनियर अलजेब्रा के जितने क्वेश्चंस आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर फर्स्ट है, तो इसके अंदर हमें कुछ ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं भाई। मेरा नाम अमित मलिक है, नेट एंड गेट क्वालिफाइड, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ मैं हेल्प करता हूँ आपकी मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा भाई अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखना भाई क्या दे रखा है। V हमारे पास है, एक वेक्टर स्पेस दे रखा है भाई ऑल कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स P का, जिसकी जो डिग्री है वो एटमोस्ट n है। उसके बाद एक मैपिंग बनाई गई है V से V पर। नेक्स्ट क्या किया गया भाई, उसका जो मैपिंग का डिफाइनिंग फार्मूला वो ये है, T ऑफ P ऑफ x इक्वल टू P डैश 1 x बिलोंग्स टू C। और फिर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। फर्स्ट, डायमेंशन कर्नल ऑफ T इक्वल टू n, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T इक्वल टू 1, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T इक्वल टू 1, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T इक्वल टू n प्लस 1। अच्छा, सबसे पहले तो भाई मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होता है। बट पार्ट सी के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, दो ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, तीन ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं और चारों के चार ऑप्शन भी उसके अंदर ठीक हो सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास है पार्ट सी है, उसके अंदर सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। अगर आपको पार्ट सी के अंदर मार्क्स अटेन करने हैं तो उसके लिए आपको कंप्लीट जो थ्योरी है उस पर काम करना जरूरी है भाई। मीन्स आपको थ्योरी जरूर आनी चाहिए, तभी जाकर आप पार्ट सी के क्वेश्चन अच्छे से टैकल कर सकते हो भाई। क्लियर है? तो इसके लिए अपनी जो थ्योरी है उसको स्ट्रॉन्ग पहले करना है भाई, उसके बाद पार्ट सी के क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। ठीक है, चलिए भाई इस क्वेश्चन पर आते हैं, डीपली इस पर ओपन करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या है। अच्छा, पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। पहला तो एक काम जरूर ध्यान रखना भाई, अगर टी मेरे पास कोई भी मैपिंग है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लियर है, तो वो अपने आप में क्या है भाई, एक फंक्शन है, अपने आप में एक फंक्शन है। क्योंकि टी अगर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बनती है, सबसे पहले वो फंक्शन होता है। और फंक्शन कैसा भाई, एक स्पेशल टाइप का जो दो कंडीशंस को फुलफिल करता हो भाई, एक्चुअल में वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर है? तो ये बात मेरे पास, टी मेरे पास क्या है कि फंक्शन है, और फंक्शन की अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम वैल्यू निकालते हैं, एफ अगर मेरे पास फंक्शन है और इसकी ए पॉइंट पर अगर वैल्यू निकालता हूं तो वो हमारे पास ऑलवेज कैसी आती है भाई, कांस्टेंट वैल्यू आती है। इस बात का जरूर ध्यान रखना भाई, कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है, एक बार इस मैपिंग को समझने की कोशिश करते हैं क्या है। एक्चुअल में ये कह रहा है कि पी ऑफ एक्स अगर मैं कर रहा हूं तो वो मेरे पास पी डैश 1 के बराबर आएगा
x बिलोंग्स टू C से, मीन्स इस P का पहले क्या होगा भाई, डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद जो मेरे पास निकल के आएगा, मीन्स जैसे पहले क्या होगा भाई, डेरिवेटिव होगा P डैश x, उसके बाद जो ये P डैश x आया है इसके अंदर x इक्वल टू हम क्या करेंगे भाई, 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तभी जाकर मेरे पास क्या निकल कर आएगा, P डैश 1। इसका मतलब जो भी मैं यहां P ऑफ x की जगह जो कुछ भी लूंगा, जिस टाइप की भी, क्योंकि मेरे पास क्या है, पोलिनोमियल्स हैं, किसी टाइप की यहां पोलिनोमियल ले लूं, पहले उसका क्या होगा भाई, हमारे पास डेरिवेटिव होगा, फिर उस डेरिवेटिव की हमारे पास 1 पर जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी भाई। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसका मतलब मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास एक फंक्शन है, P डैश x एक फंक्शन है, ठीक है, और उसकी किसी पॉइंट पर हम क्या निकाल रहे हैं भाई, वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो ऑलवेज क्या आएगी भाई, कांस्टेंट आएगी। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब मेरे पास जब भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक रो ही मेरे पास कॉन्स्टेंट्स की आ जाएगी, बाकी सारी रोज मेरे पास जीरो हो जाएंगी। इसका मतलब मेरे पास वहां जो रैंक है वो क्या आएगा, ओनली 1 आएगा, और अगर रैंक 1 आ गया तो रैंक और नलिटी, रैंक प्लस नलिटी डायमेंशन ऑफ वी के बराबर होती है, और यहाँ डायमेंशन ऑफ वी क्या, एटमोस्ट एन डिग्री की पोलिनोमियल्स की कलेक्शन है वी के अंदर, तो मेरे पास जो डायमेंशन ऑफ वी है वो n प्लस 1 है। इसका मतलब एक रैंक आ गया तो नलिटी n आ गई, और डायमेंशन ऑफ कर्नल क्या होता है, नलिटी के बराबर, डायमेंशन ऑफ रेंज क्या होता है, हमारे पास है रैंक के बराबर। तो ये हो गया। अब भाई ये तो था नॉर्मल जो हमने डिस्कशन करना था। अब एक काम करते हैं, हमें निकाल कर देखते हैं क्या ऐसा ही हमारे पास आता है, कंप्लीट जो काम करते हैं। अब अच्छा, बेसिस का यूज करके, ये तो था नॉर्मल जर्नल जो हमारे पास डिस्कशन होता है कि ऐसे ऐसे हमें इस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन पर जा सकते हैं और वहां बात कर सकते हैं भाई। अब अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बिगनर है, उसको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, उसके लिए हमें पहले मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी भाई। ठीक है, जब कभी भी मेरे पास क्या दे रखा हो भाई, इस तरीके की मैपिंग देकर छोड़ दिया हो और बेसिस के बारे में बात नहीं कर रखी हो, तो वहां हम स्टैंडर्ड बेसिस का यूज करते हैं भाई। किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस का यूज करते हैं, और उसके कोरस्पोंडिंग हम क्या निकालते हैं भाई, मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, और जो प्रॉपर्टीज उस मैट्रिक्स की होंगी सेम प्रॉपर्टीज हमारे पास इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हो जाएंगी भाई। ठीक है, अब मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं उस पर बात कर लेते हैं भाई। देखो, पहले तो स्टैंडर्ड बेसिस देख लेते हैं भाई। अब मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस किसी भी पॉलिनोमियल की किस तरीके से आएगी, 1x एक्स स्क्वेयर, जितनी डिग्री की है, एटमोस्ट एन डिग्री की है तो xn आ जाएगा लास्ट में। इस तरीके से ये स्टैंडर्ड बेसिस होगी भी। अब 1 बाई 1 पहले इनकी इमेज निकाल लेंगे इन स्टैंडर्ड बेसिस की, फिर उनको क्या करेंगे भाई, इन इस स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट करेंगे, और वहां से कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेरे पास निकल कर आएगी, और उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो मेरे पास वो ओरिजिनल जो ये मैपिंग है उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगी भाई। क्या आ जाएगी, ओरिजिनल मैट्रिक्स। देखो कैसे करते हैं भाई। सबसे पहले क्या लिया भाई, 1 है मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस में, तो हमने टी ऑफ 1 की इमेज निकाल ली, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 को किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस के, तो मेरे पास क्या आएगा, 0 इंटू 1 प्लस 0, हर किसी का जो कोफिशियंट है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा।
नेक्स्ट अगर मैं सेम इसी तरीके से क्या करूं भाई, टी ऑफ एक्स का देखूं भाई, मैपिंग टी ऑफ एक्स की निकालूं, क्या आएगी भाई मेरे पास है 1 के बराबर आएगी भाई। तो 1 का जो कोफिशिएंट है वो 1 आ जाएगा, बाकी सभी का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर आ जाएगा भाई। क्लियर है। नेक्स्ट अगर एक्स स्क्वेयर का मैं कर रहा हूं तो ये सोचने वाली बात है भाई, एक्स स्क्वेयर का पहले हमारे पास क्या होगा भाई, डेरिवेटिव होगा, 2x आएगा, उसके बाद हमने क्या करना है, x इक्वल टू 1 पुट करना है। यहां देखो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ रहा था, इसके अंदर x नहीं था, इन दो पहले जो दो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स दो वैल्यूज हमने पुट की 1 और x, उसके अंदर क्या नहीं था भाई, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद एक्स प्रेजेंट नहीं था, दैट्स वाई उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बट अब फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास क्या आ गया भाई, डेरिवेटिव करने के बाद एक्स प्रेजेंट हो गया, मींस पी डैश एक्स के अंदर एक्स प्रेजेंट हो गया। अब उस एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, हमने 1 रखनी है। तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आई ना, वो 2 आ गई, एक्स की जगह 1 रख दो तो मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू 2 आ गई। अब इस 2 को लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट करेंगे तो मेरे पास 2 इंटू 1, 1 का कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, बाकी सभी का कोफिशिएंट एज इट इज 0 रह जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है। सेम इसी तरीके से अगर फर्दर मोर चलते जाएं और टी एक्स एन देखें तो मेरे पास उसका पहले क्या होगा भाई, डेरिवेटिव होगा, वो एक्स एन, एन इंटू एक्स पावर ऑफ एन माइनस 1 के बराबर होगा। फिर एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तब मेरे पास क्या निकल कर आएगा, एन, यहां से क्या आ गया, 1 की पावर n माइनस 1 करूंगा तो 1 ही रह जाएगा और n वैल्यू निकल कर आ गई। अब n को हम क्या करेंगे भाई, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में करेंगे, n क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1 इंटू एन, बाकी सभी का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा भाई। इसका मतलब, अच्छा अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेरे पास इस तरीके से आ जाएगी, पहली जो रो है वो 0 0, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास एक जगह 1, बाकी सभी जगह क्या है 0। नेक्स्ट के अंदर करेंगे तो पहली जगह मेरे पास 2, उसके बाद सभी जगह हमारे पास क्या आ जाएगी 0। नेक्स्ट एंड सो ऑन, इसी तरीके से फर्स्ट मेरे पास n, बाकी सभी जगह मेरे पास क्या 0। ये आ गई हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज करेंगे तब मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगी। ट्रांसपोज, रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो के अंदर बदल दो भाई। तो यहां अगर मैं इसके अंदर चेंज कर रहा हूं तो मेरे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो इस तरीके से आ जाएगी, जिसके अंदर फर्स्ट रो तो नॉन जीरो, बाकी सारी जीरोज मेरे पास, बाकी सारी रोज मेरे पास 0, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे एक नॉन जीरो रोज है मेरे पास मैट्रिक्स के पास, बाकी सारी की सारी जीरोज हैं। इसका मतलब है मेरा जो रैंक है वो क्या होता है भाई, कितनी एल आई, नो एल आई रोज है हमारे पास, और सिर्फ एक ही है यहाँ एल आई रोज, क्योंकि एक ही नॉन जीरो रोज है, वही क्या रहेगी फिर, वो अपने आप में एल आई रोज रहेगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगी। तो इसका मतलब मेरे पास जो रैंक ऑफ ए है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, वो मेरे पास 1 के बराबर आ गया। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स बनेगी ना, वो n+1 क्रॉस n+1 की बनेगी भाई, क्योंकि यहाँ जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी जो मेरे पास वो है डायमेंशन है, वो क्या है भाई, एटमोस्ट n डिग्री तक की पोलिनोमियल्स हैं। तो उसके अंदर है देखो, 1 से स्टार्ट मींस x पावर ऑफ 0 से स्टार्ट करके x पावर ऑफ n तक गए हैं। इसका मतलब बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट हैं, n+1, और वही क्या होती है, डायमेंशन होती है भाई वेक्टर स्पेस की। तो इसके अंदर मेरे पास जो डायमेंशन है वो क्या है, n+1 है। क्या है भाई, n+1। क्लियर है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी वो n+1 क्रॉस n+1 की बनेगी भाई। ठीक है। अब रैंक मेरे पास क्या आ गया, एक आ गया। हम जानते हैं
रैंक प्लस नलिटी मेरे पास डायमेंशन किसके बराबर होती है भाई? डायमेंशन ऑफ ए जो वेक्टर स्पेस है उसके बराबर, या डायमेंशन ऑफ ए वी के बराबर, या जो मेरे पास डोमेन होता है डायमेंशन उसका जो डोमेन है उसकी डायमेंशन के बराबर। तो यहां मेरे पास किसके बराबर होगी भाई? उन दोनों का सम n+1 के। एक 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? n के बराबर। तो मेरे पास क्या हो गया? कर्नेल मीन्स जो नलिटी है वो किसके बराबर आ गई? n के बराबर। तो बिगिनर के लिए ये तरीका भाई, ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब भी, अच्छा, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी मेरे पास क्या है? नलिटी है। किसके बराबर आई है? n के बराबर। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। सेम रेंज, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी क्या होता है? रैंक के। मेरे पास किसके बराबर आ गया? 1 के। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड और फोर्थ मेरे पास क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए भाई। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो, मैट्रिसेस के बारे में। देखो, ए मेरे पास कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स दे रखा है भाई। उसके बाद मेरे से ये कह दिया कि ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जी, इनमें जो भी करेक्ट आंसर है या जो ऑप्शन पॉसिबल है उसके बारे में बताओ जी। पहले ऑप्शन पर बात करते हैं भाई। ए हैज एट लीस्ट वन रियल आइगन वैल्यू, कि ए के पास, अगर ए मेरे पास कोई ना कोई रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, यहां ऑर्डर नहीं दे रखा भाई, सिर्फ ऑर्डर n क्रॉस n दे दिया उसने। ऑर्डर के बारे में ये नहीं बोल रखा कि वो ओड है या इवन है, सिर्फ n क्रॉस n ऑर्डर दे दिया भाई। फिर बोल रहा है कि कम से कम एक रियल आइगन वैल्यू हो जाएगी उसके पास। ये बात तो गलत नहीं है भाई। क्यों गलत है? इसके लिए तो मेरे पास एक काउंटर एग्जांपल है, 0 1 -1 0, ये वाला। इसकी अगर मैं cx निकालूंगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूंगा, तो मेरे पास इस तरीके से आ जाएगी, x² c ऑफ लैम्डा कर लो ना, λ² + 1, ये आ गई। और यहां से अगर लैम्डा निकालूंगा तो मेरे पास प्लस माइनस आयोटा आ जाएगी। और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स होती हैं वही हमारे पास क्या होती हैं भाई? आइगन वैल्यूज होती हैं। यहां तो मेरे पास दोनों की दोनों दो ही आइगन वैल्यू हैं, दोनों की दोनों मेरे पास क्या है? प्योरली इमेजिनरी है, वो रियल आइगन वैल्यू तो नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो तो गलत हो गया भाई, इसके लिए काउंटर एग्जांपल हो गया। बट हाँ, एक बात ध्यान रखना भाई, अगर यहाँ n को फिक्स कर देता, मीन्स n को ये बोल देता कि n हमारे पास ऑलवेज ओड रहेगा, फिर ये ऑप्शन ठीक हो जाता। क्योंकि ओड के अंदर हमेशा कम से कम, अगर ये a मेरे पास रियल मैट्रिक्स है, तब मेरे पास हमेशा कम से कम एक रियल आइगन वैल्यू a के पास जरूर मिलेगी भाई। क्यों? क्योंकि ऑलवे अगर मेरे पास मैट्रिक्स रियल है तो मेरे पास जो नॉन रियल आइगन वैल्यूज हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स के अंदर होती हैं। मीन्स अगर आयोटा होगा तो माइनस आयोटा भी मुझे मिलेगा। क्लियर है? और कॉन्जुगेट पेयर्स में फिर अगर ओड है तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं भाई? ज्यादा से ज्यादा मेरे पास जो n-1 तक, n-1 डिवाइड बाई 2 तक मेरे पास उसके पेयर बन सकते हैं। एक मेरे पास बच गया भाई, एक रूट बच जाएगी, और वो हमेशा ऑलवेज क्या रहेगी भाई? रियल रूट रहेगी। क्लियर है? क्लियर है? ये पॉसिबिलिटीज हैं भाई, ऐसा मत मानना कि ऐसा ही होगा भाई। ऐसा भी हो सकता है सारी की सारी रियल से हो जाए भाई, ऐसा भी पॉसिबल है। हाँ, अगर ओड मेरे पास क्या है भाई? ओड ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का, तब हम श्योर हैं कि कम से कम एक मेरे पास क्या है भाई? जो आइगन वैल्यू है वो रियल है, कम से कम एक जरूर होगी भाई। बाकियों के बारे में हमें नहीं पता। बट यहां अब ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बोला है, वो ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है भाई हमारे पास, अभी हाल फिलहाल के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़िए भाई, सेकंड ऑप्शन में ये कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स
V कोमा W बिलोंग्स टू Rn, ए डब्ल्यू का ट्रांसपोज इनटू में ए वी मेरे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा भाई। ये कह रहा है ए हमारे पास कोई भी रियल मैट्रिक्स हो सकती है, तब हमें हर नॉन जीरो वेक्टर वी डब्ल्यू के लिए ये वाली कंडीशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। अगर ए को मैं क्या ले लूं भाई, जीरो मैट्रिक्स ही कंसीडर कर लूं, तो ए डब्ल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। ए भी मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, जीरो। एक का ट्रांसपोज करके कंपेटिबल करके इसको और फिर प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो। बट वो यहां क्या दे रखा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, कि वो 0 से बड़ा ही रहेगा। ये बात तो गलत नहीं होगी भाई इसकी। इसके लिए तो हमारे पास एक सिंपल सा आसान सा एग्जांपल आ गया कि ए को हम क्या ले लें, जीरो मैट्रिक्स ले लें, तब मेरे पास वी और डब्ल्यू कोई भी नॉन जीरो वेक्टर्स लेते रहिए भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना भाई, काउंटर एग्जाम्पल से हम किसी ऑप्शन को फॉल्स कर सकते हैं, या कोई एग्जाम्पल किसी एक स्टेटमेंट को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उस ऑप्शन को ट्रू नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, अगर वैसी वैसी सारी कंडीशंस को फॉलो करता हुआ एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जो उस स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहा है, मीन्स उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तब हम बोल सकते हैं कि वो ऑप्शन पक्का ट्रू तो नहीं होगा जी। ठीक है, क्लियर है। तो काउंटर एग्जाम्पल से हमें ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करते हैं, ना कि टिक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, हम बात करते हैं भाई ऑप्शन नंबर 3 पर। इसमें बोल रहा है कि एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अगर मेरे पास ए ट्रांसपोज ए की हर आइगन वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी, मतलब या तो वो जीरो होगी या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं, या तो वो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, अगर कोई भी आइगन वैल्यू होगी तो ए ट्रांसपोज ए की। क्लियर है भाई। डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, रिजल्ट क्या है वो सुनो। अगर लैम्डा मेरे पास आइगन वैल्यू है किसकी, ए की, तो मेरे पास ए ट्रांसपोज ए या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू के बारे में बात करें तो वो होती है भाई लैम्डा का मॉडुलस का स्क्वायर, इसके बराबर। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है भाई। क्लियर है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर वैसे भी आप लोगों को देखना है कि जी नहीं ये रिजल्ट से हम नहीं जाते, वैसे हमें प्रूव करो कि इसकी जो आइगन वैल्यू है वो हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, तो उसके लिए देख लो भाई कैसे। अच्छा ए ट्रांसपोज ए है, अगर कोई आइगन वैल्यू लैम्डा अगर आइगन वैल्यू बनी होगी तो मेरे पास ऐसा आया होगा, कोई ना कोई एक वेक्टर मिला होगा जो कि नॉन जीरो होगा, और एक्स ट्रांसपोज ए करने के बाद इनटू में एक्स किया और मेरे पास क्या आया होगा, लैम्डा एक्स आया होगा। मतलब एक वेक्टर जहां जो एक्स है वो क्या है, नॉन जीरो है। एक वेक्टर मिल गया जी मुझे ऐसा कि अगर मैंने ए ट्रांसपोज ए इंटू एक्स दैट वेक्टर किया तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आई वो लैम्डा इंटू एक्स आई, तब मेरे पास लैम्डा क्या है जी, आइगन वैल्यू है। किसकी आइगन वैल्यू, किसकी है, ए ट्रांसपोज ए की। क्लियर है, ये डेफिनेशन है उसकी, जो बेसिक डेफिनेशन है। अब हमें क्या करना है, लैम्डा को नॉन नेगेटिव करना है। तो उसके लिए देखो भाई,
मैंने दोनों साइड एक्स ट्रांसपोज से क्या कर लिया भाई, मल्टीप्लाई करवा दिया। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि बोथ साइड हम कर रहे हैं ये काम। ठीक है। अच्छा, लेमडा मेरे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो मेरे पास एक्स ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन होगी वो एक्स के साथ हो जाएगी, दोनों वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन होगी, लेमडा एज इट इज बाहर आ जाएगा भाई। क्लियर है? इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, हम जानते हैं ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है भाई, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। मतलब मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज रेसिप्रोकल लॉ को होल्ड करता है भाई। ठीक है। तो अब एक काम करो भाई, क्या कर लो, इसको रेसिप्रोकल लॉ अप्लाई करके ए एक्स का ट्रांसपोज मैं राइट कर सकता हूं, इनटू में ए एक्स है इक्वल टू लेमडा एक्स, सॉरी, लेमडा एक्स का ट्रांसपोज इनटू में एक्स, ये है भाई। अब एक चीज ध्यान से देखो, एक्स मेरे पास वेक्टर था, ए मेरे पास कोई ना कोई रियल मैट्रिक्स थी। क्लियर है? यस और नो? क्लियर? अच्छा, एक्स मेरे पास कोई ना कोई, हम क्या लिया था भाई, रियल वेक्टर। अब ए एक्स अगर मैं निकालूंगा तो वो भी तो मेरे पास एक रियल वेक्टर आ जाएगा, कुछ इस करके भाई, जैसे हमें ए एक्स इक्वल टू बी करते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम के अंदर, कि ए मेरे पास कोई ना कोई क्या है, मैट्रिक्स है, एक्स हमारे पास वहां वेरिएबल्स हैं, तो मेरे पास इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके अंदर आती है भाई, किसी न किसी एक कॉलम वेक्टर के अंदर आती है। यस और नो? अगर आपको ना लगे ऐसा तो हम करके देख लेते हैं भाई, ए को कोई भी यहां जर्नल मैट्रिक्स ले लो, मान लेता हूं मैं 2x2 पर काम कर लेते हैं, A11 A12 A21 A22। ठीक है। एक कॉलम वेक्टर यहां से निकल कर आएगा मेरे पास x1 x2, लाइक दैट। A11 A11 x1 प्लस A12 x2। दूसरा एलिमेंट क्या होगा भाई, A21 x1 प्लस A22 x2, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। अच्छा, ये दोनों क्या है भाई, ये A11 भी रियल है, x1 x2 भी मेरे पास रियल है। इसका मतलब है ये कंप्लीट क्वांटिटी मेरे पास क्या हो गई भाई, रियल होगी, आर से बिलोंग कर रही है भाई। अगर मैं इसको नाम दे दूं y1 का, ठीक है, इसका नाम दे दूं y1 का, नीचे वाले को नाम दे दूं मैं y2 का, तो मेरे पास इस तरीके से एक वेक्टर नहीं बन गया भाई। ठीक है। और जहां जो y1 कोमा y2 है वो कैसा है भाई, रियल है। क्लियर है? अगर आर एन पर काम करें तो हम क्या कर लेते हैं, इसी तरीके से मेरे पास एक आर एन का वेक्टर आ जाएगा, कॉलम वेक्टर आ जाएगा, लाइक दैट, इस तरीके से, इस तरीके से y1 y2 yn करके। ठीक है। ए एक्स मेरे पास ये आ गया, इसका ट्रांसपोज करना है और इसकी खुद की जो मल्टीप्लीकेशन है वो देखनी है भाई। अगर ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास ये आ गया y1 y2 yn। ठीक है। फिर ए एक्स y1 y2 yn, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर। यस और नो? y1 y2 yn सारे के सारे क्या हैं, रियल्स। सारे के सारे क्या हैं, रियल्स। इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नॉन नेगेटिव है
या पॉजिटिव मीन्स ये जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी नॉन नेगेटिव होंगी, तो इन सब का जो सम है वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये वाली जो साइड है वो हमारे पास क्या आ गई भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वाली साइड जो है वो भी क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब मेरे पास जो लेमडा एक्स ट्रांसपोज एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक्स और एक्स ट्रांसपोज एक्स भी मेरे पास क्या है कि रियल वेक्टर है, यस और नो। तो मेरे पास एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स करूंगा तो वो भी मेरे पास ए एक्स की जगह की तरह से क्या होगा भाई, कोई ना कोई एक नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी, मींस एक्स ट्रांसपोज एक्स भी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लाइक दैट ए एक्स की जगह, ए एक्स की तरह। ठीक है, अब एक चीज देखो, दो चीजों का हमारे पास प्रोडक्ट है, इसके अंदर एक तो ये और एक ये, इन दोनों का प्रोडक्ट है मेरे पास। मैं जानता हूं ये वाले, अच्छा दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव है जी। मैं एक चीज और जानता हूं कि ये वाला जो मेरे पास हिस्सा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये वाली चीज नॉन नेगेटिव है, तो लैम्डा को भी क्या होना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव। तभी जाकर मेरे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रह सकता है, नॉन नेगेटिव। यस और नो, तभी जाकर हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव रह सकता है। क्लियर है, इसका मतलब लेमडा की जो वैल्यू है वो क्या होगी भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और लेमडा था क्या, आइगन वैल्यू था जी, ए ट्रांसपोज इंटू ए का, ए ट्रांसपोज इंटू ए का आइगन वैल्यू था। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया भाई, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि ये यही कह रहा है कि एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। क्लियर है, इसमें कोई किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। फोर्थ ऑप्शन पर और काम कर लेते हैं भाई। फोर्थ ऑप्शन के अंदर ये कह रहा है कि आई प्लस ए ट्रांसपोज इंटू ए मेरे पास क्या होगा भाई, इनवर्टिबल होगा। एक चीज ध्यान से सुनो भाई, अगर मेरे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है, पोलिनोमियल दे रखा है, उसके अंदर ए की पावर्स, किसी एक ही मैट्रिक्स की पावर्स अगर दे रखी है, जो ये पोलिनोमियल है उसके अंदर अगर मेरे पास एक ही मैट्रिक्स की कुछ पावर्स अगर दे रखी हैं, तब मेरे पास अगर एक ही, अच्छा इसके अंदर या तो आइडेंटिटी भी चल सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अगर है तो भी हमारा काम चल सकता है। तो अगर हमने एक ही आइगन वैल्यू पता है तो हम इस पोलिनोमियल की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा जैसा हमारे पास एक ही आइगन वैल्यू, जैसा जैसा पोलिनोमियल के अंदर ऐड हो रहा है वैसा वैसा हम पावर्स वगैरह करके जो मेरे पास आइगन वैल्यूज हैं उनको सेम तरीके से सेम लीनियर कॉम्बिनेशन उनका हम ले सकते हैं, और फिर हमारे पास जो आइगन वैल्यूज होंगी वो सेम हो जाएंगी भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कैसे क्या है भाई, एक ही आइगन वैल्यू अगर लेमडा है, लेमडा आइगन वैल्यू है जी ए की, मैंने ए की पावर्स का कुछ इस तरीके से ले लिया भाई, एक पोलिनोमियल बना दी आइडेंटिटी करके, ठीक है, ए करके प्लस ए स्क्वेयर करके। क्लियर है, अब मैं एक आइगन वैल्यू लेमडा है भाई किसकी भाई, ए की। अब मैं बात करना चाहता हूं कि लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग इस पोलिनोमियल की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो जैसा जैसा यहां हो रहा है सेम लीनियर कॉम्बिनेशन कर दीजिए, आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू 1 प्लस लेमडा की आइगन, ए की आइगन वैल्यू लेमडा प्लस ए स्क्वेयर की अगर मैं आइगन वैल्यू कर रहा हूं तो वो लेमडा स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में भाई आइगन वैल्यूज
जितनी पावर सम करते हैं उतनी पावर से आइगन वैल्यू की हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग इस पोलिनोमियल की आइगन वैल्यू क्या होगी जी, वो हमारे पास ये होगी 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर अगर एक ही मैट्रिक्स की पावर्स दे रखी हैं, क्लियर है, तब हमारे हम अगर सिर्फ एक ही मेरे को आइगन वैल्यूज का पता है तो उस पोलिनोमियल की आइगन वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर ए के बारे में बात करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकता है भाई, वो पावर्स के अंदर, इसके अंदर जैसे यहां है। तो अगर मेरे पास, अच्छा एक चीज है, हम अभी लास्ट ऑप्शन के अंदर करके आए थे कि लैम्डा मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा अगर लैम्डा मेरे पास आइगन वैल्यू है किसकी भाई, ए ट्रांसपोज ए की। अब आइडेंटिटी प्लस ए ट्रांसपोज ए के बारे में बात कर रहा है, इसकी आइगन वैल्यूज की बात करूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 प्लस लैम्डा, और वो क्या होगा फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्योंकि मेरे पास दे रखा भाई ए ट्रांसपोज ए की जो आइगन वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव है, लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लैम्डा या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब कोई भी आइगन वैल्यू मेरे पास 0 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा है तो वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो मेरे पास इन्वर्टिबल हो जाती है। क्लियर है? तो इसका मतलब मेरे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया जी। क्लियर? कुछ डाउट तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। टी मेरे पास कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, टी पावर ऑफ n इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है भाई, 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरे से कुछ ऑप्शंस के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास है करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसकी कोई भी नेचुरल पावर अगर हम कर रहे हैं, नेचुरल पावर अगर हम कर रहे हैं या पॉजिटिव इंटीजर पावर अगर हम कर रहे हैं, और वो अगर मेरे पास किसके बराबर आ जाए, 0 मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं भाई निलपोटेंट मैट्रिक्स। एक्चुअल में ये वाला जो मेरे पास क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है भाई, निलपोटेंट मैट्रिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, अब ऑप्शन के अंदर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। पहली बात तो भाई कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं निलपोटेंट, ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है तो इसकी पहले से कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन है। पहली बात क्या, इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा पता है तो आप आसानी से कर सकते हो भाई। इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी 0 होती हैं भाई, सारी की सारी 0 होती हैं भाई। ठीक है, दूसरा अगर मेरे पास कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स, कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स होती है, सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स होती है, इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल हो गई, तो वो सिर्फ और सिर्फ है 0 मैट्रिक्स होती है। मतलब 0 मैट्रिक्स के अलावा कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास ऐसी नहीं है जो सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स हो, सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स हो। 0 मैट्रिक्स को छोड़कर ऐसी कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर है? ये दो छोटे से रिजल्ट हैं भाई, इनका यूज करके हम आसानी से इन ऑप्शंस को कर सकते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो पहले ऑप्शन में कह रहा है टी एज एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, बट टी की तो जो सारी की सारी आइगन वैल्यूज हैं वो 0 के बराबर हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरे पास गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन के अंदर कह रहा है कि टी एज वन आइगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी एन, मेरे पास एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिसिटी एन होने का मतलब क्या है कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज
मेरे पास किसके बराबर होंगी भाई, एक ही आइगन वैल्यू के बराबर होंगी, और वो क्या है, 0 है। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया कि 0 की आइगन वैल्यू, 0 कितनी बार आइगन वैल्यू होगी, n टाइम्स, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतने टाइम। इसका मतलब क्या हो गया भाई, सेकंड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, एक क्या सारी की सारी 0 है, तो थर्ड ऑप्शन भी मेरे पास करेक्ट हो गया। अच्छा, अब टी के बारे में इसने ये नहीं बोला कि हमारे पास टी सिर्फ और सिर्फ 0 मैट्रिक्स है, वो कोई भी हमारे पास क्या हो सकती है भाई, नॉन 0 मैट्रिक्स हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नॉन 0 भी हो सकती है, जस्ट क्या कैसी होगी, नीलपोटेंट होगी। तो हर किसी के बारे में फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है। हर किसी के बारे में हम ये नहीं बोल सकते कि टी जो है वो सिमिलर हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स के। दैट्स क्लियर। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था भाई, इसके अंदर सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखना भाई नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, v मेरे पास है, एक कोलेक्शन दे दी भाई, उसके अंदर क्या है, f है भाई, फंक्शन है क्लोज 0,1 से r पर, सच दैट f इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n। मतलब मेरे पास v के अंदर कुछ पोलिनोमियल्स हैं जिनकी जो डिग्री है वो या तो n है या n से लेस है, ठीक है, और उनका जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है भाई, क्लोज्ड 0,1 है। उसके बाद मेरे पास क्या है, जो एफ जे एक्स है वो डिफाइन कर दिया भाई, किस तरीके से, एफ जे एक्स डिफाइन कर दिया एक्स पावर ऑफ जे से, जहां मेरे पास जो जे है वो लेस देन इक्वल टू एन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा भाई, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, ए मैट्रिक्स बनाई गई है, ए मैट्रिक्स बनाई गई है, कितने बाई कितने की है, n+1 क्रॉस n+1 की, और उसकी जो एंट्रीज हैं वो इस तरीके से डिफाइन है भाई, कि मेरे पास ए आई जे को अगर मैं निकाल लूंगा तो वो होगा जी 0 से 1 इंटीग्रेशन एफ आई एक्स एफ जे एक्स डी एक्स के बराबर, ठीक है। तब मेरे से ये मैट्रिक्स जो आ जाएगी, तब मेरे से उस मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है कि मेरे पास, अच्छा पहले डायमेंशन ऑफ वी के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद जो मैट्रिक्स मेरे पास निकल कर आएगी उसके बारे में बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। पहली बात तो भाई मेरे पास v के अंदर क्या है, पोलिनोमियल्स हैं जिनकी जो डिग्री या तो n है या n से कम है, इसका मतलब एटमोस्ट n डिग्री तक की सारी पोलिनोमियल्स, n डिग्री तक की सारी n पोलिनोमियल्स मेरे पास है इस v के अंदर है। एक चीज और है, इसके अंदर हमारे पास है जो कोफिशिएंट्स होंगे वो 0 और 1 के बीच में से होंगे भाई, क्योंकि f का जो डोमेन है वो 0 और 1 के बीच में। जो भी पोलिनोमियल्स आएंगी वो r पर ना होकर हमारे पास क्या होंगी भाई, वो जो भी पोलिनोमियल आएगी उसके कोफिशिएंट 0,1 के अंदर से होंगे। क्लियर है, बस इतना ही फर्क है। बट उसके अंदर एटमोस्ट क्या है, n डिग्री की पोलिनोमियल्स है, तो इसका मतलब मेरे पास वहां क्या डायमेंशन होगी भाई, n+1, ठीक है। अब ए आई से मैं, इसका मतलब मेरे पास है जो डायमेंशन ऑफ वी है वो क्या हो गया, n+1। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ वी n के बराबर होगा, ये बात तो गलत हो गई। डायमेंशन ऑफ वी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n होगा, यस, क्योंकि n+1 है जी जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n है, तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। अब इसकी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है तो पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं भाई, ए आई जे है ना, चलो मैट्रिक्स बनाते हैं।
अगर बात देखो भाई, हम क्या करें, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं n को। पहले मैं n को कंसीडर करके चल रहा हूं 1, तो मेरे पास n को कंसीडर कर लिया मैंने 1, तो मेरे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी भाई। ठीक है, देखते हैं उसकी एंट्रीज करो भाई। पहली एंट्री है A1, सॉरी 0 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ n जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। A0 0 क्या आएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा जी 0 से 1, x पावर ऑफ 0 करूंगा वो 0 हो जाएगी, x पावर ऑफ a 0 करूंगा तो वो 0 हो जाएगी, मतलब 1 आ जाएगी, सॉरी। तो यहां मेरे पास dx आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन dx का x आ गया, 0 से 1 लिमिट अप्लाई की तो मेरे पास 1 आ गया। मतलब A00 मेरे पास क्या निकल कर आया भाई, A00 की जो वैल्यू है वो 1 निकल कर आ गई। ठीक है, A01 अगर करूंगा तो वो क्या आएगा मेरे पास, मतलब सेकंड एंट्री। ठीक है, तो वो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ आई एक्स का क्या मतलब है, फर्स्ट जो मेरे पास यहां दे रखा है ith, जो भी मेरे पास रो नंबर है, रो नंबर क्या है 0, इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा, एक्स की पावर 0, मतलब 1 इंटू में FJ(x), यहां से निकाल कर लेकर आएंगे ना, यहां से FJ(x), मेरे पास कॉलम नंबर की वैल्यू क्या है 1, तो x आ गया इंटू में dx आ गया, तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² by 2 आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे 0 से 1, तो मेरे पास 1/2 माइनस 0 1/2 आ जाएगा। सेम अगर मैं क्या करूंगा भाई, A10 निकाल लूंगा थर्ड क्वांटिटी, ये आ गया मेरे पास यहां से 1/2। सेम अगर थर्ड A10 निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू में 1 dx x²/2, सेम लिमिट अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट अगर लास्ट एंट्री अगर मैं निकालूं तो वो मेरे पास क्या आएगी, लास्ट एंट्री क्या होगी A11, क्या आएगी इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू में x dx, इसका मतलब है इंटीग्रेशन 0 से 1 x²। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर देते हैं x² का, क्या आ जाएगी x³ by 3, लिमिट 0 से 1 अप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 1/3, यहां आ जाएगा मेरे पास 1/3। मतलब ये 2x2 ऑर्डर की इस टाइप की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, आगे फर्दर अगर आप काम करोगे तो सेम तरीके से 3x3 है, अप टू n×n अगर मैट्रिक्स निकाल लेंगे तो इसी तरीके से निकलती चली जाएंगी, और वो जो मेरे पास निकल कर आएगी मैट्रिक्स एक्चुअल में n×n की, वो इस टाइप की आ जाएगी। आप करके देखना, आपके लिए ये मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं भाई, एक बार साफ कर लेते हैं फिर बताते हैं किस टाइप की आएगी। ये 2x2 ऑर्डर की आई है, इसी तरीके से अगर आप काम करोगे तो n+1 × n+1 की मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, और वो आएगी इस तरीके से 1 1/2 1/2 1/3 1/3, एक सेकेंड, 1/2 हो गया, यहाँ 1/3 आ जाएगा, यहाँ 1/3 आ जाएगा, और अरे एक सेकेंड भाई नहीं हो रहा, 1 आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, और यहाँ 1/3 आ गया, सेकंड, हाँ सेकंड के अंदर आएगा, एक सेकंड क्या हो रहा है, ऐसे आएगा भाई 1/2 रहा, ये 1/3 आ गया, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3। ठीक है, ये थर्ड एलिमेंट आ गया,
उसके बाद यहां जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, मतलब इस तरीके से बनते चले जाएंगे। ये ये उसके बाद यहाँ 1/4 1/4, इसके अंदर 1/4 1/4 1/4 और 1/4, इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहां तो फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा, मैं करता हूं 1 1/2 1/3 अप टू 1/n। यहां भी सेम रहेगा 1/2 1/3 अप टू 1/n। ठीक है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी इसी तरीके से। यहां आ जाएगा हमारे पास क्या, 1/3 1/4 अप टू 1/n+1, इस तरीके से, लाइक दैट। ठीक है, नीचे सेम हमारे पास इसी तरीके से आ जाएंगे ये 1/n+1, इस तरीके से। और फाइनली मेरे पास आ जाएगा 1/2n, लाइक दैट। ये क्योंकि हमारे पास फाइनली क्या आएगा, एक सेकेंड, n क्रॉस n आएगा ना, तो xn x⁴ तो 2n+1 आएगा भाई। एक सेकेंड, यहां आ जाएगा 2n+1 फाइनली, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, इस तरीके से ये मैट्रिक्स बनेगी भाई। अब इस मैट्रिक्स के बारे में हमें बताना है। एक्चुअल में इस मैट्रिक्स का जो नाम है ना भाई, वो एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। ये नाम है इसका हिल्बर्ट मैट्रिक्स। हिल्बर्ट मैट्रिक्स, ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है भाई। ठीक है, अच्छा, हिल्बर्ट मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं भाई। वो सबसे पहले तो उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो सारी की सारी भाई नॉन नेगेटिव होती हैं। नॉन नेगेटिव छोड़ो भाई, वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। हिल्बर्ट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, दूसरा, अगर सारी की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो मेरे पास एक यही इसका वो है भाई कि सारी की सारी इसकी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। डायरेक्ट रिजल्ट है इसका ये। अगर सारी की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो थर्ड ऑप्शन में कह रहा है ए इज नॉन नेगेटिव डेफिनेट। क्या मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव डेफिनेट को नॉन नेगेटिव डेफिनेट? एक्चुअल में ये हमारे पास क्या है भाई, ऑर्थर टू ऑर्थर डिपेंड करता है। कुछ ऑर्थर तो बोलते हैं भाई हर पॉजिटिव डेफिनेट को हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव डेफिनेट, लेकिन कुछ इसको मना करते हैं। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं CSIR ने इस ऑप्शन को ठीक दिया था भाई। तो कुछ ऑप्शन इसको, कुछ ऑर्थर इसको ठीक बोलते हैं, कुछ ऑर्थर इसको गलत बोलते हैं। एक्चुअल में हिल्बर्ट मैट्रिक्स हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट होती है और ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के बारे में बात कर रहा है। एक्चुअल में तो ये होती है भाई, अगर ये होता तब हम ये इसको ये बोल सकते थे, बट एक्चुअल में नॉन नेगेटिव डेफिनेट बोला है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकती है और सेमी पॉजिटिव डेफिनेट भी हो सकती है। ठीक है, नॉन नेगेटिव डेफिनेट में हमारे पास दो चीजें आ गई भाई, एक तो पॉजिटिव डेफिनेट और एक सेमी पॉजिटिव डेफिनेट। अब ये पॉजिटिव डेफिनेट है तो हाँ, हम एक तरीके से, क्योंकि हमारे पास यहाँ और आ गया ना, अगर एंड होता तब हम इस ऑप्शन को करेक्ट नहीं बोल सकते थे। अब और आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है भाई, करेक्ट है। क्लियर है, अब सारे की, अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। यस, क्योंकि सारी की सारी आइगन वैल्यूज हिल्बर्ट मैट्रिक्स की क्या होती हैं भाई, पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव होती हैं तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया भाई, उन सारी की सारी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट ही मेरे पास डिटर्मिनेंट के बराबर होता है।
वो सारे की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है, तो डिटरमिनेंट उन सभी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब मेरे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। क्लियर है। तो इस ये हमारे पास हिल्बर्ट मैट्रिक्स बनी है और इसका डायरेक्ट रिजल्ट है भाई कि इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होती है। आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रूफ मिल जाएगा, किसी भी बुक में आप सर्च कर सकते हो भाई। मैं उस प्रूफ को यहाँ थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, दैट्स वाई मैं उसको छोड़कर चल रहा हूं भाई। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे भाई। अगर डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ेंगे और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर है। अगर इस वीडियो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो न्यू वीडियो कमिंग वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।